अमर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, मगर हमारे डिपार्टमेंट को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ सर, उसी डिपार्टमेंट को आखिरी सलाम करने आया हूं। ये मेरा इस्तीफा। क्या अमर, तुम इस तरह जोश में आकर अपने आने वाले कल को बिना मौत मत दफनाओ। नहीं सर, मैं तो अपने उस दफनाए हुए कल को कब्र से वापस निकालने जा रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद जनता अमरनाथ के लिए पागल हो गई है। They've gone mad। शहर के हर बस्ती में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है। इतने कम वक्त में अमरनाथ को जितनी शोहरत मिली है आज तक किसी को नहीं। मगर सीताराम जी, हमारे लिए तो फायदे की बात है, और हमारी सियासत की शतरंज की चाल ये कहती है कि अमरनाथ की शोहरत का फौरन फायदा उठा लेना चाहिए। मतलब ये कि उसे मेरी कुर्सी पर बिठाकर फौरन हमारी पार्टी का लीडर बना देना चाहिए। सियासत की शतरंज की चाल। हिंदुस्तान के इज्जतदार शहरियों, भारत मां के सपूतों, आपका अमरनाथ आपके सामने हाजिर है। अमर, जिसने मरकर सच्चाई को जिंदा रखना चाहा, आज कानून की जमीन पे बेघर होकर आपके सामने बैठा हुआ है। अमर कौन है? ईमान से ज्यादा ईमानदार, सच्चाई से ज्यादा वफादार एक पुलिस ऑफिसर। ऐसे पुलिस ऑफिसर को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब यह है भाइयों कि ये हुकूमत, ये सरकार इनकी वफादारी के रास्ते में कांटे बिखेर रही थी, इन्हें तकलीफें पहुंचा रही थी। और ये सरकार, ये जनता की झूठी मददगार अमरनाथ को क्यों सता रही थी? इसलिए कि इसने मशहूर गुंडे अनिल राज को मार डाला। उसके बाद इंटरनेशनल स्मगलर कोया डीजी को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए बेचारा सरकार की नजरों से उतर गया। उनकी कुर्सियों की टांगें कांपने लगी। उन्हें लगा कि उनकी रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, बेईमानी के पोल दुनिया के सामने खोल के रख देगा। इसलिए उन्होंने उठाकर इसे बाहर फेंक दिया और हमने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, अपनी पार्टी का नेता बना दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस राष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाकर अपनी सेवा का मौका जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। दोस्तों, मैंने राजनीति पढ़ी है, इसलिए राजनीति के उसूल जानता हूं, और राजनीतिकों के साथ रहकर अब उनके दांव पेच भी जान गया हूं। और मैं जानता हूं उन लोगों को जो स्वतंत्रता, देश सेवा, देशभक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ बनाते रहे, उनके जज्बात के साथ खेलते रहे, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफी करते रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस जुल्म, उस नाइंसाफी को दूर करने के लिए आज मैं अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर राजनीति के मैदान में कूद पड़ा। और मैं कसम खाता हूं अपनी मां की कि उन बेईमान मक्कारों को, जो कि एक मुद्दत से गरीबों का खून चूसते रहे हैं, खत्म करके रहूंगा। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त याद रखने के लिए आप सब गवाह हैं। ये साहिबान गवाह हैं और शंकर नारायण जी भी गवाह हैं। मैं उन्हें खत्म करके रहूंगा। जय हिंद। धीरे से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत बेटी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। आशा कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। आप अंदर जा सकते हैं। आशा, बच्चों इसे, तुम्हारे बाप की परछाई इस पर नहीं पड़ने दूंगी। हाथ मत लगाओ इसे। बेटी? मर गई आपकी बेटी। आप लोग चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से।
अमर बाबू की, अमर बाबू, अमर बाबू, आपके पार्टी के नेता चुने जाने पर सारे देश से मुबारकबादी की चिट्ठियां और तार आ रहे हैं। अब जब अमर बाबू हमारे नेता चुन लिए गए हैं तो हमारा अगला कदम होगा इलेक्शन के लिए चंदा जमा करना, और उसका नाम होगा अमर वेलफेयर स्कीम। रो बक्से खोला भाई। क्या देख रहे हो? असली है भाई, काला धन है, इसको खर्च करके हम वोट खरीदेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ने अगर पूछ लिया कि इतना पैसा कहां से आया तो आप क्या जवाब देंगे? सरकार के पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जो लोगों से चंदा वसूल करेंगे उसको इसमें मिला देंगे तो काला धन सफेद हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं समझा नहीं। क्या है कि तुम गले में हार पहनकर हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए गलियों में चक्कर लगाओगे, हमारे वॉलंटियर डब्बे लेके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लोगों को मालूम है कि अमरनाथ के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा तो है नहीं, तो वो तुम्हें चंदा देंगे 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपया, और उस पैसे को लाकर हम इसमें मिला देंगे। दूसरे दिन अखबार में देंगे कि जनता ने अपने प्रिय नेता अमरनाथ को 1 करोड़ का चंदा दिया। हालांकि करोड़ तो हमारा होगा, उनका तो खाली 10-15 हजार ही होगा। तो ये है सियासत की शतरंज की चाल। भाई शंकर जी, आपके दिमाग को तो म्यूजियम में रखना चाहिए। क्या क्या आइडिया निकाल के लाते हैं आप? सिर्फ इतना ही नहीं अमर बाबू, और भी बहुत आइडियाज हैं शंकर जी के दिमाग में। रातों को हमारे आदमी छुप छुप कर जाकर झोपड़पट्टियों में आग लगा देंगे, और बाद में हम जाकर उन बेघर और बर्बाद गरीबों को चंदा देंगे और मदद करेंगे, और मदद करके दिल जीत लेंगे, और दिल जीत कर इलेक्शन जीत लेंगे। भाई वाह, क्या बात है। असली सियासत और सियासत के शतरंज की चाल तो अब समझ में आ रही है। देखिए कितने सारे फूल लाया हूं मैं आपके लिए। हैं कैसे हैं आप? श्रीमान जी शंकर नारायण, नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। कौन है भाई? मैं भूपत। ये सरकारी पार्टी का आदमी हमारे यहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे कर क्या रहा है साहब, मैं तो मन की बात बोलने आया हूँ, मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है कि देश भर में अगर कोई पार्टी है तो हुजूर सिर्फ आपकी है, बाकी सब तो म्युनिसिपालिटी है, म्युनिसिपालिटी कचरा। अब साहब मैं तो आपकी पार्टी का लाइफ बॉय मेंबर बनने आया हूँ। लाइफ मेंबर? हाँ वही, और मेरी तो ऊपर वाले से प्रार्थना भी है भाई, अगले जन्म में मुझे सीधा इन्हीं की पार्टी में पैदा करना। तो मतलब आप दल बदलने आए हैं? हाँ जी वही। सारी जनता मेरी पार्टी की तरफ से इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी हाँ,
वो क्या है कि श्रीमान जी शंकर नारायण, बात यह है कि इलेक्शन का जमाना तो लीडरों के सर्कस दिखाने का जमाना होता है जी। एक पार्टी से उछलकर दूसरी पार्टी में जाना और गिरती हुई कुर्सी को छोड़कर उभरती हुई कुर्सी को पकड़ना, ठीक है ना जी? ये तो आप अपने फायदे के कह रहे हैं, आपको अपनी पार्टी में लेके हमारा क्या फायदा है? अब जैसे ये हैं बेतहाशा पैसे देने को तैयार हैं, वो साहब 10 MLA ला रहे हैं। अरे इनकी तो मैं मार भाई अगर भाई, अरे साहब इन्हें छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे पास पूरी गुंडों की गैंग है जो आंख बंद करके मेरे पीछे चलती है। मेरे एक इशारे पे हुजूर जान ले लेती है और दूसरे इशारे पे जान छोड़ देती है। और अब रही असली बात, मेरे पास 5 लाख वोट है पॉकेट में। अरे पॉकेट में क्या, मैं तो कहता हूं हुजूर यूं समझ लो कि ठप्पा मार के पार्टी बॉक्स में रखे हुए। पार्टी बॉक्स, बैलेट बॉक्स, ठीक है, हम तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और एक MLA की सीट भी दे देते हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? अगर MLA बनना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? वो तो मुझे सरकारी पार्टी बना रही थी साहब। तो फिर क्या बनना है? मुझे तो मिनिस्टर बनना है साहब, मिनिस्टर। मिनिस्टर? हाँ जी, 5 लाख वोट है। ठीक है, मंजूर है? मंजूर है। अरे हुजूर 1 मिनट आइए। क्या? 1 मिनट इधर आइए तो। कहाँ, क्या करना है? यहाँ पर खड़ा चाहिए। जाओ। हाँ, उठो उठो। भाइयों और बहनों, हम आपके सामने धुआंधार भाषण करके या झूठे वादों के सपने दिखा के, झूठी कस्में खा के आपका वोट ऐंठना नहीं चाहते। भाइयों, मसल मशहूर है, ज़र्फ जो खाली है सदा देता है, यानी कि खाली और खोखला बर्तन आवाज ज्यादा देता है, और भाइयों भरा हुआ बर्तन पानी देता है, आवाज नहीं करता। हमारा निशान तो सच्चाई का फरमान है, आपके सामने है। हमारा मकसद आपके सामने है और हमने देश के लिए क्या क्या किया वो आपके सामने है, और जो करने जा रहे हैं वो मंसूबे भी आपके सामने हैं। हमारी ये पार्टी आपकी पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। इसलिए भाइयों, इस निशान पर अपना मोहर लगाइए और अपना कीमती वोट हमें नहीं, अपने आप को दीजिए, खुद को दीजिए। जय हिंद। दोस्तों, मैंने गरीबी में जन्म लिया, गरीबी की गोद में पला और बढ़ा, गरीबी की धूप छांव देखी है मैंने, इसलिए मैं जानता हूं कि गरीबों पर क्या बीतती है। और इसीलिए आज मैं इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आपसे यह विनती करता हूं कि मुझे अपना वोट देकर इस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। चुनाव शांतिपूर्वक समाप्त हो गए। वोटों को गिनने का क्रम शुरू हो गया है। चुनावों के नतीजे 1 घंटे के बाद प्रसारित किए जाएंगे। श्री सुब्रमण्यम को 20,000 वोटों से हरा दिया और तिलक नगर में मिस्टर अमरनाथ 30,000 वोटों से आगे। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। आज के मुख्य समाचार। तमाम निर्वाचित क्षेत्रों के नतीजों का ऐलान। गरीबों की पार्टी के उम्मीदवारों ने हर क्षेत्र में भारी संख्या में विजय प्राप्त की है। अब तक के नतीजे इस प्रकार हैं। गरीबों की पार्टी 182, नेशनल पार्टी
18 और इंडिपेंडेंस 5। हर इलाके में अमरनाथ की पार्टी आगे है। कंग्रेचुलेशन, अमरनाथ जीत गया। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। आज की ताजा खबर, अमरनाथ इलेक्शन में जीत गए। श्री अमरनाथ के गरीबों की पार्टी हर क्षेत्र में भारी संख्या के साथ जीत रही है। श्री अमरनाथ ने तिलक नगर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री गिरधारी लाल को पराजित कर दिया है। श्री अमरनाथ निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। गरीबों की पार्टी ने राष्ट्र में जबरदस्त कामयाबी पाने के बाद श्री अमरनाथ को चीफ मिनिस्टर के लिए चुन लिया है। श्री अमरनाथ जल्दी ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे और अपने कैबिनेट के मंत्रियों के नाम घोषित करेंगे। अब श्री अमरनाथ खुद आपसे मुखातिब होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों को। बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नेता बन सकूं। मुद्दतों से झूठे वादों पर हेलो राघवन। हाँ देखिए, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छा, पर्सनल सेक्रेटरी। देखिए, गवर्नर साहब से कहिएगा कि पहले मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ कैबिनेट की पूरी लिस्ट तैयार करके शपथ ग्रहण के लिए ठीक 11 बजे राजभवन पहुँच जाऊँगा। जी जी, शुक्रिया। गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री के ओहदे को ईमानदारी से निभाने की शपथ लेने के लिए? तुम्हारे पास जमीर नाम की कोई चीज है या उसे भी बेचकर वोट खरीद लिए हैं? अगर तुम जैसे लोगों के हाथ में इस देश का भविष्य आ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा मालूम है? अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, मैं बताती हूँ। इसका अंजाम तबाही होगा, बर्बादी होगा, क्योंकि तुम खूनी हो, कातिल हो, मातृभूमि का सौदा करने वाले हो। पहले तुम कानून के नौकर थे, इसलिए छुपकर बेईमानियां करते थे। अब तुम कानून के मालिक बन गए हो। अब तो तुम खुले आम दुश्मनों के बाजार में अपने देश को नीलाम कर डालोगे। ये सिर्फ तुम समझती हो, यहाँ की जनता नहीं समझती। जरा बाहर झांक कर देखो, किस तरह पागलों की तरह मेरी कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं वो लोग। हाँ, आज ये बेवकूफ जनता खुशी में पागलों की तरह नाच रही है। कल जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो दुख के पागलपन में बाल नोच रही होगी। आज वो समझ रही है कि तुम उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले हो, उसके आंसू पोंछने वाले हो, मगर उसे ये नहीं मालूम कि आंसू पोंछने के बजाय तुम उसकी आंखें फोड़ने वाले हो। वाह, दिल के बहुत अच्छे मुकाम पर तुमने अपने पति को बैठा रखा है। क्या इज्जत है तुम्हारे दिल में उसके लिए। तुम तो शायद ये भी नहीं चाहती होगी कि तुम्हारा पति मुख्यमंत्री बने। कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने पति को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मेरा देश मुझे मेरे पति से ज्यादा प्यारा है। आशा, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। और मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। अगर मैं तुम्हारे लिए बदनसीब हूँ तो ये मेरा नसीब है, और नसीब बदलना मेरे हाथ में नहीं है। खैर, देर हो रही, मुझे जाना है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? उससे क्या लेना है तुम्हें? जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। नहीं, तुम उसके करीब नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। आशा, मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई है ये। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। बस उसी एक रिश्ते ने जंजीर बनकर मेरे कदमों को रोक रखा है, और मैं तुम्हारे इस घर में रह रही हूँ। वरना कह डाली अपने दिल की, लेकिन इस दिल में कितनी कहानियां कैद हैं, उलझनों के कितने जहरीले खंजर गड़े हुए हैं, ये न तुम अभी जान सकती हो, ना ही मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं। बस एक ही तमन्ना है आशा, जाने से पहले एक बार मुझे मुन्ना को देख लेने दो। नहीं, कभी नहीं।
आशा प्लीज। मेरे जीते जी तुम मुझसे नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। मैं तुम्हें शपथ लेने के लिए राजभवन नहीं जाने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आशा। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, वो दिन जिसके लिए मैं मुद्दत से सपना देख रहा था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बर्दाश्त का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो आशा। और तुम लोगों की कमजोरी और जहालत का फायदा उठा रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आशा, हट जाओ सामने से, मुझे जाने दो। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे मार डालो, मेरी लाश को पैरों तले कुचल डालो और बाहर जाकर दुनिया से कहो कि दूसरे नेता तो कुर्सी तक पहुंचने के लिए कालीन पर चलकर आते हैं, मैं अपनी बीवी की लाश पर चलकर आया हूँ। बकवास बंद करो आशा, हट जाओ सामने से। मैं नहीं हटूंगी। आशा छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें